Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today we translate last paragraph of our chapter First Year at Harrow written by Sir Winston Churchill. Today we will finish our translation of the lesson, and we also discuss the last portion of our words in announce. So let's start our lesson. जी, तो आज हमारा लास्ट पैसेज है ट्रांसलेशन का, थोड़ा लेंथी है लेकिन हम इसको आज कंप्लीट करेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि मिस्टर विंस्टन चर्चिल ने किस तरह से वहाँ से क्या चीज़ें सीखी। अब तक हमने ये पढ़ा है कि उन्होंने वहाँ पे एडमिशन लिया, एडमिशन भी उनको मिस्टर वेल्डन की वजह से मिल गया कि वो कुछ ना लिख पाए, तो मिस्टर वेल्डन ने फिर भी उसको लगा कि मेरी सलाहियतों को समझते हुए तो मुझे वहाँ पे एडमिशन दे दिया। फिर उसने कहा कि मुझे स्कूल में सबसे लोएस्ट दर्जे में रखा गया, लोएस्ट दर्जे में उसका नाम भी जो था अल्फ़ाबेटिकली सबसे नीचे आया, 2 बच्चे उससे ऊपर थे, वो बच्चे भी स्कूल छोड़कर चले गए तो उसका नाम सबसे एंड पे आ गया। अब वो बताएगा कि उस लोएस्ट रैंक जो था क्लास का, जहाँ पर उसका एडमिशन किया गया था, वहाँ पर उसके साथ कैसा सलूक किया गया और उसने वहाँ से क्या सीखा और उसके बाद उसको ज़िंदगी में वो कैसे काम आया। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नेक्स्ट। जी, तो है I continued in this unpretentious situation for nearly a year. Unpretentious मामूली, ऑर्डिनरी जिसको हम बोलते हैं। वो कहते हैं मैं तकरीबन 1 साल तक इस मामूली सूरत हाल में पढ़ता रहा। However, ताहम by being so long in the lowest form, I gained an immense advantage over the clever boys. वो कहता है ताहम निचले दर्जे में इतना अरसा रहने से मुझे ज़हीन लड़कों पर बेपनाह बरतरी हासिल हो गई। They all went on to Latin and Greek and splendid things like that. वो सब लातीनी और यूनानी और इस तरह की शानदार चीज़ें सीखते रहे। But I was taught English, लेकिन मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाई गई। We were considered such dunce that we could learn only English. हमें इतने बुद्धू या अहमक समझा जाता था, या हम इतने बुद्धू या अहमक समझे जाते थे कि हम सिर्फ अंग्रेज़ी ही सीख सकते थे, क्योंकि उसको लोएस्ट दर्जे में रखा था कि वो इतना ब्रिलियंट नहीं था। तो वो कहता है कि बाकी लड़के लैटिन और ग्रीक सीखते थे, मैथमेटिक्स सीखते थे, और हम जो थे हमें लोएस्ट दर्जे में रखा गया था। हमें इतने वो डंस यानी कि अहमक और बुद्धू समझते थे, कुंद जहन समझते थे कि हम सिर्फ अंग्रेज़ी सीख सकते थे। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर सोमरवेल अब अपने टीचर का जिक्र कर रहा है जिसने उसको पढ़ाया है, इस काबिल बनाया है। वो कहता है मिस्टर सोमरवेल अ मोस्ट डिलाइटफुल मैन। मिस्टर सोमरवेल जो कि इंतहाई पुरमसरत आदमी था। To whom my debt is great was charged with the duty of teaching the stupidest boys to the most disregarded thing, namely to write mere English. वो कहता है कि मिस्टर सोमरवेल जो कि इंतहाई पुरमसरत शख्स था, जिसका मैं बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ, उसको इंतहाई अहमक लड़कों को इंतहाई लोएस्ट चीज़ यानी कि अदना चीज़ महज अंग्रेज़ी लिखने और पढ़ने का काम सौंपा गया। He knew how to do it. और मिस्टर सोमरवेल जानता था कि उसको ये काम किस तरह से करना है। To write mere he taught it as no one else has ever taught it. और उसने इसको इस अंदाज से पढ़ाया कि और कभी किसी ने इस अंदाज से नहीं पढ़ाया होगा। Not only did we learn English parsing thoroughly. Not only did we learn English parsing thoroughly. वो कहता है कि ना सिर्फ हमने ग्रामर के लिहाज से फ़िक्रों की तशरीह करना सीखी, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस्ड कंटिन्यूली इंग्लिश एनालिसिस, बल्कि हम अंग्रेज़ी के तज्ज़िये की भी मुसलसल मश्क करते थे। मिस्टर सोमरवेल हैड अ सिस्टम ऑफ हिज ओन। मिस्टर सोमरवेल का अपना ही एक निज़ाम था। वो कहता है कि इसने ना हमें, जो मिस्टर सोमरवेल था, ना सिर्फ अज्जाए जो इसके फ़िक्रों में अज्जाए शामिल होते हैं, जो इसकी चीज़ें शामिल होती हैं, पार्सिंग जो होता है ग्रामर के लिहाज से फ़िक्रे का जो आपस में कॉम्बिनेशन होता है बनाते हैं, उसकी बात कर रहा है पार्सिंग की। वो कहता है कि उसने ना सिर्फ हमें वो सिखाए बल्कि उसने हमें अंग्रेज़ी के तज्ज़िये की मश्क भी मुसलसल कराई। क्यों कराई? ये क्या था? ये उसका अपना मेथड था। वो कहता था कि मिस्टर सोमरवेल का ये अपना ही एक निज़ाम था जिसके तहत वो पढ़ाता था। वो उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए कि बच्चा याद कर ले, वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करता था। He took a fairly long sentence and broke it up into its components by means of black, red, blue and green inks. वो कहते हुए कि एक लंबे फ़िक्रे का
इंतखाब करता था और सुर्ख, स्याह और नीली सब स्याही के ज़रिए उसके अज्जा में तकसीम कर देता था, उसके पोर्शंस बना देता था और वो अंडरलाइन करता था वर्ड्स को कि ग्रामेटिकली वो क्या हैं। और फिर क्या कहता है, वो क्या करता था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, रिलेटिव क्लॉजेज, कंडीशनल क्लॉजेज, कंजक्टिव क्लॉजेज एंड डिसइंजक्टिव क्लॉजेज। फिर वो उनके हिस्से वो कहता कर देता था, हिस्से में तकसीम करता था। क्या हिस्से बनाता था वो? फ़ाइल बनाता था, फ़ेल, मफ़ूल बनाता था, मुतल्लिका ज़ैली जुमले बनाता था, शर्तिया जुमले बनाता था, अदफ़ी और तरदीदी जुमले बनाता था। और फिर क्या करता था, ईच हैड इट्स कलर एंड इट्स ब्रैकेट्स, हर किसी की अपना रंग और अपनी कौसैन होती थी। यानी कि एक सेंटेंस लंबा लिखता था, उसको ग्रामेटिकली डिफरेंट पोर्शंस बना लेता था, हर चीज़ को अंडरलाइन कर देता था। जैसे आपको सिखाया जाता है कि सेंटेंस लिखाया जाए तो उसमें से आपसे पूछा जाए कि इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब कौन सा है, तो वो एक लंबा सेंटेंस लिखता था, उसमें डिफरेंट तरह के चीज़ें शामिल करता था, उनको अलग अलग इंक से लिखता था और फिर कहते हैं कि वो उनके गिर्द ब्रैकेट्स लगा देता था और फिर उनकी प्रैक्टिस करवाता था कि ये बताया जाए कि ये चीज़ें कौन कौन सी हैं और क्या हैं। इट वाज़ अ काइंड ऑफ ड्रिल, ये एक मश्क की किस्म थी। वी डिड इट ऑलमोस्ट डेली, और हम इसे तकरीबन रोज़ाना करते थे। एंड आई रिमेंड इन द थर्ड 3 times एज लॉन्ग एज एनी वन एल्स, आई हैड 3 times एज़ मच ऑफ इट। वो कहता है क्योंकि मैं तीसरे दर्जे में किसी भी और लड़के की निस्बत 3 हिस्से ज़्यादा रहा था तो मुझे इस पर 3 गुना ज़्यादा महारत हासिल हो गई थी। वो कहता है मैं ज़्यादा अरसा वहाँ पर रहा क्योंकि वो ये एक्सरसाइज करवाता था और इन बच्चों का भी इस तरह से इंटरेस्ट शामिल हो जाता था कि वो हर कलर का जो है वो पोर्शन का बताएं कि वो ग्रामेटिकली क्या है। तो वो कहता है तो मुझे इसमें बड़ी महारत हासिल हो गई थी, मैं सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनाना और करना जान गया था। आई लर्न इट थॉरली, मैंने इसे मुकम्मल तौर पर सीख लिया था। दस आई गॉट इन टू माई बोन्स, और ये मेरी हड्डियों में रच बस गया था। द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्डनरी ब्रिटिश सेंटेंस विच इज़ अ नोबल थिंग। वो कहता है कि ये एक बरतानवी फ़िक्रे की बुनियाद की साख जो है वो मेरी हड्डियों में रच बस गई थी, या मैंने इसे बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था, जो कि एक बड़ी शानदार बात थी। एंड व्हेन इन आफ्टर ईयर्स माई स्कूल फेलोज़ हु हैड वन प्राइज़ एंड डिस्टिंक्शंस फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल लैटिन पोइट्री एंड पिची ग्रीक एपिग्राम्स हैड टू कम डाउन अगेन टू कॉमन इंग्लिश। वो कहता है जब इसके बाद के आने वाले सालों में मेरे स्कूल के साथियों जिन्होंने खूबसूरत लातीनी शायरी और पुरमगज़ यूनानी ज़रबुल मिसाल लिखने की वजह से इनामात हासिल किए थे, फिर उनको क्या हुआ, तो हैड टू कम डाउन अगेन टू कॉमन इंग्लिश, तो उनको फिर इस अंग्रेज़ी की तरफ लौट कर आना पड़ा। किस लिए? टू अर्न देयर लिविंग, अपनी रोज़ी कमाने के लिए, और मेक देयर वे, और तरक्की करने के लिए। वो कहता है कि मेरे साथियों के साथ जिन्हें ऐसी खूबसूरत लातीनी शायरी और पुरमगज़ यूनानी ज़रबुल मिसाल लिखने की वजह से इनामात और इम्तियाज़ात से नवाजा गया था, अपनी रोज़ी कमाने या तरक्की पाने के लिए दोबारा आम अंग्रेज़ी की तरफ लौट कर आना पड़ा। आई डिड नॉट फील माई सेल्फ एट एनी डिसएडवांटेज, तो मुझे किसी किस्म के ज़िया का या नुकसान का एहसास ना हुआ। वो कहता है जो उन्होंने तब बाद में आके सीखा, मैं ऑलरेडी वो सीख चुका था। नेचुरली फितरी तौर पर आई एम बाइज्ड इन फेवर ऑफ बॉयज़ लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीखने वाले लड़कों की हमायत का तरफदार हूँ। आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश, मैं इन सबको अंग्रेज़ी सिखाऊंगा। एंड देन आई वुड लेट द क्लेवर वंस लर्न लैटिन एंड एज एन ऑनर, ग्रीक एज अ ट्रीट, और इन सब को फिर ज़हीन लड़कों को लातीनी एजाज़ के तौर पर और यूनानी तफरीह के तौर पर सीखने की इजाज़त दूँगा। बट द ओनली थिंग आई वुड विप दैम फॉर इज़ नॉट नोइंग इंग्लिश, लेकिन एक चीज़ जिसकी वजह से मैं उन्हें सज़ा दूँगा वो ये होगी कि वो इंग्लिश जानना ना होगा, अंग्रेज़ी जानना ना होगा। आई वुड विप दैम हार्ड फॉर दैट, और इसके लिए मैं उन्हें सख्त सज़ा दूँगा। जी, तो यहाँ हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हुआ है। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। ट्रांसलेशन जो आज हमने किया उस पोर्शन में से क्या निकलते हैं। अनप्रिटेंशियस तो प्लेन, डंस हाफ विट कुंद जहन होना, डेट ग्रेटफुलनेस कर्जा होना, एहसानमंद होना, पार्सिंग ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन, फिर है ड्रिल ट्रेनिंग किसी चीज़ की मशक करना, पिची कंडेंस्ड, बाइज्ड प्रेजुडिस्ड, और विप लैश सज़ा देना। तो ये आज के हमारे वर्ड सिनोनिम थे। उम्मीद है आपको इस लेसन की अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मेन पॉइंट्स बताने के बाद इसको ट्रांसलेट भी करवा दूं, ताकि अगर कोई इसमें से ऑब्जेक्टिव आता है, कोई चीज़ मिस ना हो, और या कोई क्वेश्चन आंसर मोल्ड करके पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल किसी नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।